कमीशन तय हो गई और अगले रोज अलग सुबह वो मोटरसाइकिल समेत मेरे होटल पहुंच गया। एक गत्ते के डब्बे में स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ किस्म के बर्तन उसने पीछे स्टैंड पर बांध रखे थे। लो सरदार जी, आज हमारी भी सेल्समैनशिप देखो। मैंने उसे अपने पीछे बैठने का इशारा किया और अल्लाह को याद करके मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। करीबन घंटा भर के सफर के बाद बिल आखिर हम टारगेट एरिया में दाखिल हो गए। दिफाई नौइयत की तामीरात के गिर्द फौज का पैरा था और कम अज कम एक मुरब्बा मील के इलाके में सिविलियन का दाखिला ममनू था। मैं सारे रास्ते अपने साथी की हिम्मत बढ़ाता रहा था कि वो किसी बात की परवाह न करे और बिल्कुल न घबराए। पहले हिफाजती दरवाजे की तो हमने परवाह भी नहीं की और उस पर बगैर रुके बढ़ गए। कुछ सिविलियन जो यहाँ ठेकेदारी करते थे, उन्हें शनाख्ती कागजात दिखाने के बाद एक मखसूस इलाके तक जाने की इजाजत थी। गालबन हमें भी पहरेदारों ने उन्हीं में से जान लिया था। अब हम उस इलाके में दाखिल हो चुके थे जहां एम नौइयत की इमारतें बन रही थीं। हमारे चारों तरफ मिसाइल और जदीद नौइयत के दीगर हथियार नस्ब थे। मेरी पुरतजस्सिस नजरें तमाम मनाजिर को मेरे दिमाग की फिल्म पर मुंतकिल कर रही थीं। अब खासा खतरनाक मरहला आ गया था। हम आखिरी दरवाजे पर पहुंच गए थे। कुछ फासले पर बड़े बड़े बुलडोजर और क्रेनें अपने काम में मसरूफ थीं। लकड़ी के आर्जी गेट पर दो मुसल्लह संतरी मौजूद थे। हॉल्ट, एक ने स्टेन गन को पोजीशन में लेते हुए कहा। कौन है, किधर जाना है? हमारे रुकते ही मद्रासी सिपाही गुस्से से बोला। हम कर्नल बाजवा के रिश्तेदार हैं, उनसे साइट पर मिलने आए हैं, मैंने बड़े बारोब लहजे में कहा। लेकिन सर, यह गलत तरीका है, बाहर गेट पर रिपोर्ट करें, दूसरा बोला। लाला जी, हमें सब गेट वाले जानते हैं, आप शायद नए आए हैं। मेरे जवाब ने उसे चंद लम्हों के लिए तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट थी, इन लम्हों को गुनवाना मेरी बदकिस्मती होती। मैंने गियर लगाया और आगे बढ़ गया। दोनों बेबसी से हमें देखते रह गए। अभी हम बमुश्किल 10-12 गज चलने पाए थे कि सामने रुकावट आ गई। यहाँ टेंट लगा था और एक सिख कर्नल सिपाहियों को इशारे से कुछ बता रहा था। हमें वहां देखकर सब चौंक पड़े। 2-3 सिपाही तेजी से हमारी तरफ बढ़े। कर्नल अपनी जगह खड़ा रहा। सत श्री अकाल। हम दोनों इस असना में मोटरसाइकिल से उतर चुके थे। सत श्री अकाल, कर्नल ने जवाब दिया। कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आ गए? उसका लहजा दोआबा वाली पंजाबी की चुगली खा रहा था। जालंधर से आए हैं महाराज, आपका सुनकर मैंने उसी पंजाबी लहजे में जवाब दिया। उसका ताल्लुक जिला जालंधर ही लगता था और वो मुझे मुनासिब समझ रहा था। यहाँ उसकी कमजोरी थी। बड़े गलत आदमी हो, ऐसे नहीं आया करते, उसने तमाम उज्जत के लिए कह दिया। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरे साथी ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, क्या बात है? सिपाही मुंह देखते रह गए। उसने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। कर्नल भी जट सिख था और अपने सिख साथियों के सामने अपनी किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। रास्ते में चलते चलते मैंने अपना और अपने साथी का तारुफ और यहाँ आने का मकसद बयान कर दिया और उसे ये भी जतला दिया कि हमने यहाँ तक पहुँचने का खतरा सिर्फ इसलिए मोल लिया था कि यहाँ हमारे इलाके का एक जट कर्नल परचेज का इंचार्ज है। अब हम नाकाम वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन यारो, यहाँ सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। ये तो गैर मामूली इकदाम होगा। ठीक है, हमें मेस के लिए बर्तनों की ज़रूरत है, लेकिन महाराज जी, कानून भी आप ही हैं, हमारे आने का कोई फ़ायदा तो हो। मैंने बड़ी चापलूसी से कहा। ठीक है, मैं लोकल परचेज के खाते में तुम लोगों को ऑर्डर दिलवा दूंगा, लेकिन मुस्तकिल सप्लाई मुमकिन नहीं, उसने जान छुड़ाते हुए कहा। दौरान गुफ्तगू वो चारों तरफ घूम फिर कर वहाँ काम करने वाले अमले को भी हदायत देता जा रहा था। मैंने 2-3 मरतबा उससे बिल्कुल अजनबी लेकिन तजस्सुस भरे लहजे में वहाँ नस्बशुदा हथियारों के मुतालिक भी पूछ लिया था। मेरा साथी भी उनके मुतालिक मालूमात हासिल करने में खासी दिलचस्पी ले रहा था। सिख कर्नल भी हमें बाकायदा हथियारों के नज़दीक ले जाकर उनका मुआयना करवा रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अब उससे जान छुड़ाऊं और जहन में समाई हुई मालूमात को फौरन इहाता तहरीर में ले आऊं, लेकिन मेरे साथी का दिल कुछ ज़्यादा ही लग गया था। गालबन ये सब कुछ उसके लिए नया और दिलचस्प था। हमने कर्नल को एक कटलरी सेट ज़बरदस्ती
बतौर तोहफा पेश किया और उसे 4,000 रुपए के बर्तनों का ऑर्डर ले लिया। दोपहर का खाना कर्नल बाजवा ने हमें आर्जी तौर पर बने हुए एक मेस में खिलाया और जालंधर में मिलने का वादा करके हमें रुखसत कर दिया। मेरे दोस्त की खुशी की इंतहा नहीं थी। यार वाकई तुम तो कमाल के बंदे हो, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें सेल्स मैनेजर की नौकरी दिलवा देता हूँ। उसने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझसे रास्ते में कहा। बस सरदार जी, यही तो कमजोरी है मेरी, नौकरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझ पर एहसान करें तो कमीशन जरा बढ़ा दें, आपके लिए ऑर्डर लाता रहूंगा, मैंने जवाब दिया। यार ये कोई कहने की बात है, जालंधर में मुझसे जरूर मिलना, उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। कमरे में पहुंचते ही मुझे एक मर्तबा फिर बड़े दिलनगार लहजे में अपनी बीमारी का जिक्र करना पड़ा, जिसके हाथों में इतना मजबूर था कि शराब पीना तो क्या उसे सूंघ भी नहीं सकता था। सूरन सिंह कफ अफसोस मलकर रह गया। रात तक वो मेरे साथ रहा, डिनर भी उसने करवाया था। मेरी कमीशन उसने फौरन अदा कर दी थी, क्योंकि मेरा उससे यही मुआहदा था। अब माल सप्लाई करना और बिल वसूल करना उसी के जिम्मे था। उसी रात मैंने रखते सफर बांधा और लुधियाना रवाना हो गया। सुबह मुझे अचानक मौजूद पाकर प्रकाश मुझसे बगलगीर हो गया। यार इतनी देर, उसने बड़े शिकायत आमेज लहजे में कहा। एक और धंधा मिल गया था। मैंने हंसते हंसते उसे सारी कहानी सुना दी, क्योंकि कर्नल बाजवा और सोरन सिंह मेरे लिए बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते थे और प्रकाश का हवाला मेरे लिए जरूरी था। वाह यार, आज यकीन हो गया, सिख होते ही बेवकूफ हैं, उसने हंसते हुए कहा। नाश्ता मैंने और प्रकाश ने इकट्ठे ही किया था। माता और बाबूजी तो उदास हो गए थे तुम्हारे बगैर, और वो भी, उसने शरारती नजरों से मेरी तरफ देखते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वो कौन? मैंने उससे नजरें मिलाए बगैर पूछा। अच्छा, जैसे तुम्हें तो मालूम नहीं। वाह जी वाह, इतना बड़ा काम कर गए और हमसे चोरी, उसने गिल्ला किया। पहली चोरी की थी जिंदगी में, वो भी पकड़ी गई। हद तेरे की, मैंने हंसते हंसते कहा। एक बात कहूँ? प्रकाश बोला। मैंने चाय प्याली में उंडेलते हुए कहा। ये पूनम का सौभाग्य होगा और मुझे तुम उस सिलसिले में हम दर्द पाओगे। उसका लहजा खासा संजीदा था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी प्रकाश, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा। दोपहर तक लंबी तान के सोता रहा। प्रकाश ने मेरी हदायत के मुताबिक मुझे खाने के वक्त बेदार कर दिया। नहा धोकर मैंने खाना खाया। पूनम की छुट्टी का वक्त हो चला था। मैंने उसके कॉलेज का रुख किया। कॉलेज में ऐन छुट्टी के वक्त पहुंचा। मुझ जैसे सैकड़ों मुशाकान दीद ने पहले ही कॉलेज का घेराव कर रखा था। साइकिलों पर सवार और पैदल भारतीय महिलाओं की टोलियां खैरात हुस्न बांटती, मुस्कराती, एक दूसरे से अटकेलियां करती कॉलेज के दरवाजे से बरामद होती और कॉलेज के बाहर पहले से इंतजार में खड़े अपने प्रेतम के हाथों में हाथ डालकर अपनी राह लेती। करीबन 10 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद पूनम लड़कियों के एक झुरमुट से नमूदार हुई। वो अपनी साथियों में बिलाशुबा उनकी मलका दिखाई दे रही थी। जैसे वो उस दरख्त के नजदीक पहुंची जिसके नीचे मैं सरापा इंतजार बना उसका मुंतजिर था, मैं अचानक उनके सामने आ गया। हैरत और खुशी के मिलने जुलने तसरात उसकी खूबसूरत आंखों में लहराए। नमस्कार, उसने संभलते हुए मेरे प्रणाम के जवाब में हाथ जोड़ दिए। आप यहाँ? उसके मुंह से बमुश्किल निकला। वापस चला जाऊं? मैंने उसका फिक्रा उचक लिया। परमात्मा ना करे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। आप अचानक इस तरह चले आएंगे? उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जब लफ्ज अपना मफहूम खो दें और कहने को कुछ बाकी न रहे तो जज्बों की खामोशी ज़बान इजहार का बेहतरीन जरिया बन जाती है। पूनम वो कुछ मुझे कभी न कह पाती जो उसकी खामोश आंखों ने चंद लम्हों में मुझसे कह दिया। खुद मेरे जज्बात भी उससे मुख्तलिफ नहीं थे। हम दोनों कदम से कदम मिलाए नज़दीकी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। इस असना में साइकिल सवार उसकी दोस्तों ने हमारे नज़दीक से गुजरते हुए हम पर अच्छे खासे रिमार्क्स भी कसे थे। रेस्टोरेंट में काफ़ी पीते हुए हम दोनों ज़्यादातर खामोश ही रहे। समझ ही नहीं आ रही थी कि एक दूसरे से क्या कहें, कहने को रह ही किया गया था। पूनम से मिलते हुए भी मैं अपना मिशन कभी नहीं भूला था।
मुझे इल्म था कि भारतीय एयरफोर्स के मुतल्लिक़ा ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया उनके मखसूस क्लब और मैस होते हैं। भारतीय मुआशरे में ख़ुसूसन मेरे ज़ाती किरदार की वजह से प्रकाश या पूनम के घर में किसी को मेरे और उसके इकट्ठे घूमने पर कभी एतराज़ नहीं हो सकता था। मखलूत ताल्लुकात भारतीय सोसाइटी का हिस्सा हैं और एक ऐसे नौजवान से जो कट्टर वेचनू हो, शराब कबाब से नफरत करे, किसी की सफरी का मेल जोल काबिल एतराज़ कैसे हो सकता है। मेरे साथ घर चलिए ना, पूनम ने होटल से निकलते हुए कहा। शाम को कुछ काम है यहाँ, मैंने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। ये कोई मुश्किल काम न था। उसे बस में सवार करके मैं वापस प्रकाश के पास चला आया। प्रकाश ने अपने आप को काम के लिए वक़्फ़ कर दिया था। उस पर दिन रात अमीर बनने का खबत सवार था। कुदरत ने उसे धर्मदीर की सूरत में जो गैबी इमदाद बहम पहुंचाई थी, वो उसका हक अदा कर देना चाहता था। उसे मेरे लाख समझाने के बावजूद शिद्दत से इस बात का एहसास था कि वो प्लास्टिक के कारखाने का इंस्ट्रक्टर से मालिक बना था तो मेरे पैसे की वजह से अब वो एक एक पैसे की हिफाजत कर रहा था। कारीगरों के साथ वो खुद भी काम में जुटा रहता। मेरी सेल्समैनशिप का वो कायल था और खर्च के तमाम इख्तियारात मैंने उसे सौंप दिए। कारखाना बनने से उसकी तमाम तर समाजी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई थीं। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम पर सर्फ करता था। कभी कभी मैं उसे ज़बरदस्ती तफरीह करवा देता, वरना वो दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में ही रहता था। वापसी पर मैं उसे ज़बरदस्ती दफ्तर से उठाकर अपने साथ फिल्म दिखाने ले गया। 6 बजे के बाद फिल्म से फारिग होकर हम दोनों रायकोट चल दिए। प्रकाश ने ऐसा बाएतमाद आदमी तलाश कर लिया था जो मेरी और उसकी गैर मौजूदगी में कारोबार की निगरानी करता रहे। मैंने तो उसे यकीन दिला दिया था कि मैं किसी जिम्मेदारी का अहल नहीं हूँ, क्योंकि मैं टिक कर बैठ नहीं सकता। मेरे लिए सबसे बेहतरीन मनसब सेल्समैनशिप ही है। दिल्ली और बठिंडा से मैं अच्छा खासा ऑर्डर ले आया था। बर्तनों की कमीशन मैंने उसकी झोली में डाल दी थी। मेरी इन बातों ने उसे मेरे और नज़दीक कर दिया। उसे इस बात का यकीन हो चला था कि ज़रूर पिछले जन्म में हम दोनों भाई थे। घर पर माता और बाबूजी मुझसे यूं बगलगीर होकर मिले जैसे मैं वाकई उनका सपुत्र था और एक लंबी जुदाई के बाद उनसे मिल रहा था। बेटे, मकामी मार्केट ही में मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए काफ़ी काम मौजूद है। इतनी मुशक्क़त ना किया करो, उन्होंने मुझे कमाल हमदर्दी से कहा। देखिए बाबूजी, मार्केटिंग मेरा शोबा है और मैं प्रकाश को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो मुझे नालायक समझे। बस हम दोनों में दौड़ लग गई है, ये माल बनाता रहे, मैं उसका निकास करता रहूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा यार, तुम्हारी मर्जी। माया के लिए इतनी भागदौड़ कुछ ठीक नहीं, वो बोले। बाबूजी आप ठहरिए, कम्युनिस्ट मैं अभी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ठहरे, कम्युनिस्ट मैं अभी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जवाब पर वो कहका मारकर हंस दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।